Hello dear students, once again welcome to my channel Commerce Classes by BJ. Now, in the previous video we have covered the topic domestic territory. बेटा आप सभी को मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बता दिया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और वो हमारे लिए किस लिए जरूरी होती है। जिन बच्चों ने नई वीडियो देखी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा नॉर्मल रेसिडेंट। तो आप लोगों को समझना ये जरूरी है कि नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो हमारा लगभग सेम सिमिलर टॉपिक है जो डोमेस्टिक टेरिटरी को कनेक्ट करेगा। क्योंकि आप लोग देखिए यहां पर एक वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने डोमेस्टिक टेरिटरी और साथ में एक वर्ड आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट। तो आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था किसके बारे में, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, वहां पर आप लोगों को बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जो भी हमारे देश के अंदर की टेरिटरी है प्लस उसमें कुछ चीजें हम लोगों ने इंक्लूड करी थी और कुछ चीजें हम लोगों ने उसमें से एक्सक्लूड करी थी। और उसी टॉपिक को पढ़ाते वक्त एक नाम आया था जहां पर मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बोला था कि दिस विल बी डिस्कस्ड ऑन लेटर। तो आज वो वीडियो है जिसके अंदर हम नॉर्मल रेसिडेंट वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट। तो देखिए बेटा यहां पर क्या लिख रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। कोई भी चीज हो सकती है, वेदर इट इज अ इंडिविजुअल मतलब कोई एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है और वेदर इट इज अ इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स, जो एक नॉर्मल रूप में देखोगे तो वो आपके देश के अंदर निवास कर रहा है मतलब रह रहा है। तो सिर्फ आप लोगों को वर्ड जो समझना है दैट इज रिसाइड। वो क्या कर रहा है आपके देश के अंदर, दे आर स्टेइंग इन योर कंट्री and whose center of economic interest also lies in that country। अच्छा ये वाला वर्ड आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन आपके देश में मौजूद होना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके देश से ही जुड़ा होना चाहिए। अब सवाल ये आ जाता है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो बेटा इकोनॉमिक आप लोगों ने क्लास 11 से एक वर्ड पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं सारी चीज मनी से रिलेटेड। तो बड़ी जाहिर सी बात है जितना भी हमारी एक्टिविटीज जो भी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन हमारे देश के अंदर ही कर रहा हो, चाहे वो कंजप्शन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कुछ भी अगर वो कर रहा है तो दे मस्ट परफॉर्म दोज एक्टिविटीज within our country and then that time we will call them as normal resident। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल रेसिडेंट बोल देंगे। अब आपको समझने दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड तो ये कि दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी अ इंडिविजुअल एज वेल एज दे कैन बी अ इंस्टीट्यूशन। कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो है फर्स्ट इज दे नीड टू ऑर्डिनरीली रिसाइड इन द कंट्री एंड द सेकंड कंडीशन इज their center of economic interest must lie within the country। मतलब जितना भी उन लोगों का कमाना, खर्च करना, जो भी पैसा जैसा भी वो स्पेंड कर रहे हैं that all must be within our domestic territory, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कनेक्टिविटी में पढ़ रहे हैं प्रीवियस टॉपिक जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी था और प्रेजेंट टॉपिक जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है। तो आप लोगों को बेटा ये याद रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप लोगों का हमारे देश के अंदर ही लाए होना चाहिए, उसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। देन आफ्टर दैट यहां पर देखिए नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर हम लोग दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, इंडिविजुअल्स को एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो हम लोग एक वर्ड लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड। इट मीन्स देखिए नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर आप हर वो चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो ऊपर की दी हुई दो कंडीशन को पूरा कर रहा है। पहली कंडीशन अगेन रिपीटिंग, ऑर्डिनरीली जो रिसाइड कर रहा है। अब ये इसका भी टाइम फ्रेम है 1 ईयर और मोर, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति आपके देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर या किसी भी रूप में देश से कनेक्शन में, याद रखिएगा देश की सीमा का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पर देश की सीमा का मतलब है इकोनॉमिक बाउंड्रीज या फिर डोमेस्टिक बाउंड्री। तो आप लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट को समझने के लिए पहले डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब उसके बाद
कुछ चीजें, ये 6 पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इन 6 पॉइंट्स को आप लोगों को ऑटोमेटिकली इसमें से एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। मतलब बेशक पहली कंडीशन रेसिडेंट्स की और दूसरी कंडीशन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, भले ही ये दोनों कंडीशन भी कोई व्यक्ति पूरी कर रहा है, लेकिन अगर वो इन 6 में से किसी भी चीज का पार्ट है या हिस्सा है तो आप लोग उसको एक्सक्लूड करके मानेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। बेटा सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से या कहीं से भी आउट ऑफ इंडिया से अगर आपके यहाँ एज अ टूरिस्ट या एज अ विजिटर आया हुआ है, चाहे वो कितने भी समय के लिए रह रहा हो, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी यहां कर रहा हो, आप लोग उसको अपने देश का हिस्सा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद होगा, ये 3 वर्ड मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एम्बेसीज क्या होती हैं? ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये तीनों चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये किसी दूसरे देश की है तो ये चीजें भी हमारे देश में इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। एम्बेसी का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका था, अपने नागरिकों को सहूलियत देने के लिए जब एक देश दूसरे देश के अंदर अपनी कोई बाउंड्री को एस्टेब्लिश कर लेता है, जहां पर अपने नागरिक जो वहां काम करने गए हुए हैं उनको मदद करने के लिए एक ऑफिस बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेसीज। अभी अभी आप लोग देख सकते हैं 2025 में एक लेटेस्ट मूवी आई है डिप्लोमेट, जॉन अब्राहम की। उसमें आप लोगों को एम्बेसी का रोल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो प्लीज यू कैन वॉच दैट मूवी ऑल्सो। ऑफिशियल्स का मतलब होता है कोई भी जो काम ऑफिशियल वर्क के रिगार्डिंग जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं बेटा? ऐसे देखिए, एक बात समझ लीजिए, जैसे ये एक देश है और ये दूसरा देश है, तो जब ये देश आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो ये एक तरह के रिलेशंस निभाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल रिलेशंस का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों में ये बात है कि मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो हर जगह पर घूमते रहते हैं, आए देशों में जाते रहते हैं। तो वो आप लोग समझिए, हमारे लिए वो कैजुअल वर्ड है घूमना, बट एक्चुअली में ही इज नॉट रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड, ही इज नॉट एंजॉयिंग हिज लाइफ, ही इज बिल्डिंग द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ द इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट उनसे पहले इंडिया के जो रिलेशंस थे दूसरे देशों से वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम थे, आज की डेट में दे आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि लोग बार एक दूसरे से बाय ट्रेड, बाय पॉलिटिक्स, बाय अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही इन्हीं सारे रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं बायलैटरल रिलेशंस। तो यहां पे क्या हो गया? एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस का मतलब जितनी भी हमारी मिलिट्रीज है वो सारी जिस देश की मिलिट्री है उसी देश में होगी, भले ही चाहे वो किसी भी देश में कितने भी टेम्परेरी फेज के लिए रिसाइड कर रहे हो। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं पिछले कई महीनों से, नॉट महीनों से, सालों से, ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास हो गए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वो वॉर चल रहा है। तो उस दौरान अगर यूक्रेन किसी कंट्री से हेल्प मांगता है कि भैया अपनी आर्मी मेरे पास भेज दीजिए, मुझे मदद चाहिए, तो उस दौरान वो आर्मी अगर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी उस देश की सपोर्ट करती है, मदद करती है, तब भी आप उस देश को क्या बोलेंगे? उस आर्मी का पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि वो आर्मी उसी देश को बिलोंग करेगी जिस देश से वो आर्मी आई है, वो आर्मी कभी भी यूक्रेन की कंसिडर नहीं होगी। सेम ऐसे ही अगर इंडिया अपनी फोर्सेस कहीं भेजता है तो वो किसका पार्ट है? इंडिया का ही पार्ट है। और अगर विदेश से कोई फोर्स इंडिया में आ रही है तो वो भी किसका पार्ट है? विदेश का ही पार्ट है, वो हम लोग अपनी कंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो है वो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेटा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है, आप लोग किसी का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये इंटरनेशनल एरिया से बिलोंग करती हैं। और इंटरनेशनल एरिया को आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी एक दायरे में बांध नहीं सकते। वो किस देश का है, किस देश का नहीं है, ये आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एनी डोमेस्टिक टेरिटरी। देन एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा जाहिर सी बात है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनमें काम करने वाले लोगों की बात करेंगे तो वो कौन कहलाएंगे? वहां के दे विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयज। तो अगर कोई भी व्यक्ति कहां काम कर रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, भले ही वो किसी भी टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वो व्यक्ति वहीं इंक्लूड होगा जहां पर वो व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है। सपोज करिए एग्जाम्पल के बतौर, अगर यूएन का ऑफिस है, यूएनओ का ऑफिस है कहां पर? इंडिया के अंदर, और उसमें इंडिया के अंदर 4 चाइना से लोग काम कर रहे हैं और 4 ही इंडिया से काम कर रहे हैं,
तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट सिर्फ ये 4 लोग होंगे, क्योंकि ये इंडियंस हैं। इनका जो सिटीजनशिप है, वो अभी मैं कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, वो इंडियन है, इसलिए हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये 4 भले ही इंडिया में रह रहे हैं, भले ही सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का है, पर उसके बावजूद भी ये इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किसके मेंबर्स हैं? यूएनओ के मेंबर्स हैं, दैट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन crew members of foreign vessels, commercial travelers, then seasonal workers provide their stay in less than whether it is less than for 1 year or more than for 1 year, that does not matter। समझने वाली बात यहाँ पे, अगर विदेश से आए हो, कोई वेसल्स वगैरह हैं, कोई शिप्स वगैरह आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति कमर्शियल बिजनेस के लिए ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो सारे सीजनल वर्कर्स, मतलब सीजन के अनुसार वर्कर्स आते जाते रहते हैं, एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर से क्रॉस करते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्ट इज बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर क्या होता है बेटा? कई सारे देशों की जो सीमा है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली जुड़ी हुई है, जहां पर कई बार हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और एज अ रिजल्ट व्यक्ति इस देश में भी काम कर रहा होता है और उधर जाके इस देश में भी काम कर रहा होता है, कभी वो इधर काम कर रहा होता है। तो जब वो व्यक्ति बॉर्डर के आर पार जा रहा है, तब भी वो हमारे देश का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो उसी देश का हिस्सा माना जाएगा जिस देश को वो बिलोंग करता है। तो आप लोग याद रखें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑल दीज 6 पॉइंट्स हैज टू बी एक्सक्लूडेड। आपको ये 6 पॉइंट इसमें से हटाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई बची हुई चीज आपकी इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तो आप उसको क्या नाम दे सकते हैं? यू कैन कॉल इट एज नॉर्मल रेसिडेंट। आई होप ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए, प्लीज बेटा आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, देन कमेंट्स के थ्रू कैसे भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए, हम लोग उसमें कवर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट। तो पहले तो आप लोगों को मैं इनके दोनों के हिंदी में नाम बता दूं। रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी, कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ निवास कर रहा है, आपके यहाँ रह रहा है, तो दे विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको आपके यहां पर क्या मिली हुई है? नागरिकता मिली हुई है, तो दे विल बी कॉल्ड एज सिटीजन्स। तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा, जो हम दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इससे पहले नॉर्मल रेसिडेंट, वहां पर हम बात कर रहे थे सिर्फ रेसिडेंट की, मतलब वो लोगों की जो हमारे देश में क्या कर रहे हैं? रिसाइड कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सिटीजन्स क्या होते हैं? सिटीजन्स हमारे देश का हिस्सा होते हैं। सिटीजन्स यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, या उनको लॉ के द्वारा अलाउ कर दिया गया है, जो आकर इस देश के संविधान का पार्ट बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, पहला डिफरेंस जो है इसमें वो है लीगल कॉन्सेप्ट, और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सबसे पहली कंडीशन पढ़ी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब विच वॉज रिलेटेड टू मनी, तो पैसे से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि रेसिडेंट क्या है हमारा? ये एक हमारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ किसको कंसिडर करता है? ये मनी को कंसिडर करता है, मॉनेटरी वैल्यू को कंसिडर करता है। देन अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की या सिटीजन की, तो वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आपको कानून से परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक आप किसी भी देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो दिस इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। देन सिटीजनशिप को पाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बाय बर्थ और दूसरा तरीका बाय लॉ। बाय बर्थ का मतलब क्या है? आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं, मदर एंड फादर अगर आप लोगों के इंडियंस हैं, दोनों के पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो ऑटोमेटिकली आपका बर्थ यहाँ पर हुआ इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इंडियन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आप यहाँ के सिटीजन, नागरिक हो जाएंगे। देन रेसिडेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ी ली ऊपर 2 कंडीशन। पहली कंडीशन 1 ईयर और मोर, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा आप लोग इस देश के अंदर रह रहे हो, और दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर ही लागू होना चाहिए। जो व्यक्ति जिनके पास, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके पास सिटीजनशिप होती है। और ये देखो, इंग्लिश में एक करेक्ट कॉन्सेप्ट नाम नहीं है, पर फिर भी रेजिडेंटशिप आप समझ सकते हो कि ये रेजिडेंटशिप है और ये आप लोगों का सिटीजनशिप है। तो रेसिडेंटशिप जिसके पास होती है उसको नाम दे देते हैं हम लोग रेसिडेंट, और जिसके पास सिटीजनशिप होती है उसको नाम दे देते हैं सिटीजन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिटीजन्स के पास होते हैं फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू वोट,
राइट टू वोट। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सब यहाँ पर इंडिया के अंदर वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट रेसिडेंट्स को राइट नहीं होते हैं कि रेसिडेंट आए, बाहर से कोई व्यक्ति आया और वो आकर हमारे इलेक्शंस में पार्ट प्ले कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए रेसिडेंट्स के पास सिर्फ जो राइट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या होता है, इनकी फैसिलिटी के लिए, इनकी सहूलियत के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान इनको वैसे बचाकर रखेगा चीजों से, पर इनको फंडामेंटल राइट्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, जैसे राइट टू वोट है, राइट टू स्पीच है, ये सारी चीजें। ओके, आई होप दिस मेक सेंस और आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हो। मैंने आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करे हैं। पहला टॉपिक आप लोगों का कवर करा कि हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने जो कवर करा वो सिटीजन और रेसिडेंटशिप के बीच का डिफरेंस। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, तो इट विल हेल्प मी टू गेट द कॉन्फिडेंस टू मेक मोर वीडियोस।